हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है उसका जो टॉपिक है वो है हमारा चार्ल्स लॉ। मैंने ऑलरेडी बॉयल्स लॉ जो है अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। इन केस अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके एक बार आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें है अबाउट द चार्ल्स लॉ, ठीक है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें ऑलरेडी बताया था कि जो गैसियस लॉज है उसके 4 लॉज होते हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाई-लुसाक लॉ एंड द एवोगैड्रोस लॉ। तो आज की जो क्लास है उसमें हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब मैंने उसमें यह भी बताया था कि किसी भी गैस के लिए ये जो 4 प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों के बीच में हमको रिलेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर जब बात करी थी हमने बॉयल्स लॉ की तो मैंने उसमें बताया था कि P जो है मेरा इन्वर्सली होता है 1/V के, ठीक है। मैंने यही बताया था उस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखो, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ हमारा ये बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जो मेरा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और हम N भी ले सकते हैं, एंड N क्या है आपका यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई? जो चार्ल्स लॉ है ये उसकी डेफिनेशन आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो K इंटू T, और मेरा K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट है। क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिमिलरली जैसे मैंने बॉयल्स लॉ आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है, एक चैम्बर है। तो मैंने बॉयल्स लॉ में बोला था कि अगर मैं कोई भी प्रेशर है या फिर क्या है, वॉल्यूम है, तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो सिमिलरली जो इसमें है वो कैसे होगा? अगर हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर में फंक्शन है, ठीक है, प्रेशर क्या है मेरा? कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और अगर मैं टेम्परेचर रेस करूँगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? रेस करेगा, ठीक है। सपोज करते हैं इस गैस के अंदर क्या है? वॉल्यूम है कुछ, और प्रेशर क्या है? ऊपर से कांस्टेंट रखना है, हमें प्रेशर रखना है कांस्टेंट, और हमने नीचे से क्या किया? टेम्परेचर रेस किया। तो अगर मैंने टेम्परेचर रेस करूँगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। इस जो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज करेगा, है ना? यही सोच रहे होंगे, क्योंकि जो कंटेनर है वो तो फिक्स है, जो हमारा जो ये चैम्बर है ये तो फिक्स है। देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये जाएगा और इस वॉल से जाके टकराएंगे, ठीक है। अगर जब ये वॉल से जाकर टकराएंगे तो जो प्रेशर है, जो गैसियस स्टेट में जो प्रेशर जो डिफाइन होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कभी भी अगर जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स है और वो जाकर टकरा रहा है आपके वॉल ऑफ द चैम्बर से, तो जो भी प्रेशर आएगा वही क्या होगा हमारा? मतलब बेसिकली प्रेशर हम उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बट हमको जो प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमको इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए चार्ल्स लॉ ने अपनी जो डेफिनेशन दी है, जो एक्सप्लेनेशन दी, वो क्या दी कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 चैम्बर है, सिमिलरली वही जैसे मैंने बॉयल्स लॉ में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि अगर एक का वॉल्यूम, एक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम है V1 और इसका टेम्परेचर कितना है? T1, ठीक है। अब मैंने एक और चैम्बर लिया, एक और अगर मैंने चैम्बर लिया, ठीक है, और अगर मैंने इसका कुछ टेम्परेचर रखा T2, तो ऑब्वियसली बात है इसका कुछ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा V2। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? V2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लिखता हूँ इसके लिए ये इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसके लिए जो चैम्बर 1 है इसके लिए इक्वेशन 1 लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो, V1 इज इक्वल टू K इंटू T1, इक्वेशन नंबर 2, एंड V2 इज इक्वल टू K इंटू T2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को,
ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? ये आपकी चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, जो कि आपको यूज़ करेंगे किसमें, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे, दैट इज V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा चार्ल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन इक्वेशन होगी। ठीक है। अब हम बात होगी इनके जो ग्राफ्स होते हैं, क्योंकि मैंने जब बॉयल्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ भी समझाए थे। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी जो चार्ल्स लॉ है इसके भी हम लोग जो ग्राफ है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स। ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो मेरी चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो क्या है, V इज इक्वल टू KT। ठीक है। इसमें हम पहला जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं V वर्सेस T का, V वर्सेस T का ग्राफ। और जो V रहेगा वो मेरा रहेगा Y एक्सिस पे, और जो मेरा T रहेगा वो मेरा रहेगा X एक्सिस पे। ठीक है। तो इक्वेशन तो है मेरे पास, क्योंकि मेरे को V और T चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये आ गया V, ये आ गया T। ठीक है। मैंने कल भी बताई थी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो क्या ये इससे कंपेयर हो पा रही है, y पे v है, हाँ है। ठीक है। x पे t चाहिए, तो x पे t है, और उसके साथ वाला क्या आएगा, स्लोप, और इंटरसेप्ट प्लस c, मतलब प्लस 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है। मैंने कल ही बताया था m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा स्लोप जाएगा वो पास थ्रू ओरिजिन होगा, और स्लोप क्या रहेगा उसका, m, मतलब इसमें स्लोप क्या रहेगा, k। ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ मिलेगा। इसका अगर स्लोप पूछा गया तो स्लोप की वैल्यू है k। ठीक है। स्लोप की वैल्यू क्या आ सकती है, k आ सकती है, और जो आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा वो कितना दिया हुआ है आपको, 0। ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। log v वर्सेस log t। ठीक है। कैसे लेंगे, देखो जब भी log आता है तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू KT। ठीक है। तो दोनों साइड पे log ले लो, तो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ t। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो log की प्रॉपर्टी थी ये मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर मल्टीप्लाई में है, देखो जैसे k और t क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लाई में है, तो जब भी log लिया जाएगा तो वो दोनों टर्म आपके प्लस में आएंगे। ठीक है। अगर ये डिवाइड में होते तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है। अब देखो, अब इसको फिर से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू ये mx हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा c। ठीक है। क्योंकि x पे मुझे क्या चाहिए, log t चाहिए, log t चाहिए। ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, log v का एंड log t का। स्लोप क्या है, स्लोप बताओ m, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो स्लोप की वैल्यू तो आ गई 1, और इंटरसेप्ट कितना आया हमारा, c की वैल्यू आ गई log ऑफ k। ठीक है। मतलब ये हमें ग्राफ मिलेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू क्या होगी मेरी, log k की वैल्यू होगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुमको कल बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, ठीक है, तो ये ग्राफ उसमें भी आया था, बिल्कुल सेम ग्राफ यही। ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है जब मैंने प्लॉट किया था log p वर्सेस log d में। जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया था तो उसमें बिल्कुल सेम यही ग्राफ मिला था, और उसका इंटरसेप्ट भी क्या था, log k था। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लाइक किसी भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि तुमको खाली ये ग्राफ दे दिया गया। ठीक है। तुमको ये ग्राफ दिया गया, ये बस। ठीक है। और बोला गया कि जो अबव ग्राफ है ये कौन सी जो गिवन इक्वेशन है उनके साथ बनता है, मतलब ठीक है, जो मल्टीपल सिलेक्ट आंसर होते हैं, कि मतलब कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये भी आ सकता है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। ठीक है। और ये आया, हाँ तो भी बनेगा। ठीक है। तो अगर ये ग्राफ आता है तो ये दोनों के केस में क्या होगा, सही होगा। ठीक है। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेक करने पड़ेंगे। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ल्स लॉ। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गाय-लुसाक लॉ एंड द एवोगाड्रो लॉ। So stay tuned and thank you for watching, and don't forget to subscribe the RJ Chemistry.